जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है, न केवल एक सदन द्वारा। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समांतर शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है, वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय ने इस आधार पर प्रश्न उठाया, न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति विचार पूर्वक संसद के सदन अथवा दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया है और संसद को नज़रअंदाज किया है, जिसे संसद के प्राधिकार की परिवंचना हुई। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया, राष्ट्रपति की संतति अंतिम मान्य होगी तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा उपबंध का लोप कर दिया गया। अतः राष्ट्रपति की संतति को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समय अवधि को छोड़कर संसद की लागू होने वाली संसद की कानून बनाने वाली शक्तियों की समविस्तृत ही है। इसकी दो विवक्षाएं हैं। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और अध्यादेश पर वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं। अतः एक अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार का लघुकरण अथवा उसको छीन नहीं सकता। संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदन उस समय अध्यादेश को पारित कर सकता है तो वह कानून का रूप ले लेता है या धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती तो संसद को दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन इसका निरानुमोदन कर दें तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो 6 सप्ताह बाद वाली बैठक की तिथि से गिने जाएंगे। इसका अर्थ है कि किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों की होती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीना होती है। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी रहेंगे। राष्ट्रपति भी किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी कर सकता है अथवा वापस ले सकता है। एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, अर्थात इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरस्त कर सकता है। निरस्त का अर्थ होता है कि निरस्त करना। यह किसी कर विधि को भी पुनर्परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु
अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनोखी है। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में प्रयोग नहीं की जाती। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा, अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी व अचानक उत्पन्न होती है जब संसद के सत्र कार्यरत नहीं होते। यहाँ पर स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह न होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण व परिस्थितियों को भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब तक राष्ट्रपति के अध्यादेश को पुनः जारी करने के संबंध में कोई भी मामला उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, परंतु डीसी वाधवा मामले 1987 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय यहाँ पर काफ़ी संगत है। इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि सन 1967 से 1981 के बीच बिहार के राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेश जारी किए गए। इन्हें समय समय पर पुनः जारी कर 1 से 14 वर्ष तक प्रभावी रखा गया। न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा में परिवर्तन किए बिना विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों का पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है तथा इस प्रकार के पुनः प्रकाशित अध्यादेश रद्द होने चाहिए। ये कहा गया कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने की वैकल्पिक शक्ति को राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। अब है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की क्या क्या है? संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध व दोषी के संबंध में संघीय विधियों के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक पालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। राष्ट्रपति की इस शक्ति को दो रूप है। पहला है इसमें विधि में प्रयोग होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए। दूसरा, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित बातों में शामिल है। पहला है क्षमा, फिर इसके बाद है लघुकरण, फिर है परिहार और विराम और परिलंबन। ये 5 प्रकार की ये जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं इन्हें समझें। क्षमा का अर्थ आप समझते ही हैं, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी दंड और दंडादेशों पर निहरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। ये तो क्षमा हो गई। अब है लघुकरण। तो लघु माने होता है छोटा, और करण से किसी करण जहाँ पे लग जाता है वो उस शब्द की विशेषता बताने लगता है। तो कोई चीज़ बड़ी है उसको छोटे करने की जो प्रक्रिया होती है वो लघुकरण कहलाती है। ऐसे ही इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप में बदलकर कम करना, छोटा करना। उदाहरण, मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में भी परिवर्तित किया जा सकता है। फिर है परिहार। परिहार का अर्थ है कि दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन किए बिना इसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तन करना परिहार कहलाता है। और फिर है चौथा, विराम का अर्थ होता है रोकना। इसका अर्थ दोषी किसी ऐसे मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कराना, जैसे शारीरिक अपंगता, महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण। परिलंबन क्या होता है?
इसका अर्थ है किसी दंड यानी कि विशेषकर मृत्यु दंड का पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्तियाँ रखता है, अतः राज्यपाल भी किसी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक सकता है, सजा को या सजा की अवधि को कम कर सकता है। वह राज्य विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है, दंड की अवधि कम कर सकता है। परंतु निम्नलिखित दो परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति से कैसी हैं? अलग हैं, भिन्न है, डिफरेंस है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। सैन्य न्यायालय जो होते हैं, सेना के न्यायालय वगैरह जो सेनाएं होती हैं, इनके राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पकड़े जा सकते हैं। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, न कि राज्यपाल। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित कर दंड का स्वरूप परिवर्तन अथवा दंड की अवधि को कम कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर इस बात को समझें हम, मृत्युदंड के निलंबन अवधि दंडावधि कम करने की दंड का स्वरूप बदलने के संबंध में राज्यपाल व राष्ट्रपति की शक्तियाँ समान हैं। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है कि गए और साहब हमारी ये याचना समझ लो, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति प्रमाणी यानी कि साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है, उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति अपना आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है, बल्कि प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति किसी शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय वहाँ जहाँ राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण अथवा भेदभावपूर्वक हो। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। अब है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। तो संविधान में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है वो समझते हैं। संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है, फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति को निम्न प्रकार से बताया। कैसे? भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होता है जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाता है। कार्यपालक उपाधि अमेरिका के राष्ट्रपति की याद दिलाती है। नाम में समानता के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित सरकार एवं भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई सरकार में अन्य कोई समानता नहीं है। सरकार की अमेरिका व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है, भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। ये चीज़ पकड़ने वाली है कि जो सरकार की अमेरिकी व्यवस्था को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है, और भारतीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था कहते हैं। भारतीय व्यवस्था को अमेरिका की राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी व प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। वह प्रशासक में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मुहर के रूप में है जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है। वह उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति
किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है, जबकि उसके मंत्रियों का संसद में बहुमत हो। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74, 75 के प्रावधानों में संसद का संदर्भ लिया गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये बात अनुच्छेद 53 कह रहा है। राष्ट्रपति के सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अनुसार अपने कार्यों व कर्तव्यों का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 क्या कहता है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी वाली सरकार द्वारा लागू थी, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जिसमें जनता पार्टी सरकार लागू में कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यता अथवा अन्यथा के रूप में मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। अक्टूबर 1977 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति के आर नारायणन को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने मामले को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया। तब मंत्रिमंडल के मामले को आगे ना बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार बीजेपी की जो कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बच गई। पुनः सितंबर 1998 में राष्ट्रपति के आर नारायणन ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तथा कुछ महीने पश्चात कैबिनेट ने पुनः वही सलाह दी। केवल तभी फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिगत विवेक जन स्वतंत्रताएं हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है। लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना होने की स्थिति में अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसकी कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है। यदि वह संसद में विश्वास मत सिद्ध न कर सके, वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो तो। देखो, अब एक नज़र में अगर देखें तो आर्टिकल जो 52 है वो है भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालक शक्ति। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 पुनः चुनाव के लिए अर्हता। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति का
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति की क्षमा दान इत्यादि की शक्तियाँ तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफ़ी अथवा कम कर देना। आर्टिकल 74 मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति को परामर्श और सहयोग प्रदान करना। आर्टिकल 75 है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियां, कार्यकाल, वेतन इत्यादि। आर्टिकल 76 है भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल 77 है भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। आर्टिकल 78 है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री की दायित्ववाली इत्यादि। आर्टिकल 85 संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना। आर्टिकल 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। आर्टिकल 112 है संघीय बजट वार्षिक वित्तीय वितरण जो बजट होता है। आर्टिकल 123 है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 143 है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता। अब जो हमारा नया 18वां टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, कैसे चुनाव होता है, क्या तरीका है, किस रूप में ये वेतन लेता है इत्यादि, ये चीज़ हमें यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर है। इसका निर्वाचन कैसे होता है वो समझो। उपराष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाना बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्वाचित मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः ये निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल से दो बातों से भिन्न है। पहला है इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन भिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और इसके केंद्र व राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियाँ निहित हैं। इस प्रकार इसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य के विधायिका के सदस्य भी भाग लें, परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। उसकी मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना। यह एक विरल अवसर होता है कि वह अल्पकालीन समय के लिए जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार ये आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त महादान या मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों जांच निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात
जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली बने रहेंगे। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है, क्या अर्हताएँ हैं, क्या योग्यताएँ हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वो अहरित हो, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी के लाभ पद पर न हो, किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार के योग्य होता है। समझो, वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारों के योग्य होता है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। अब देखो, जो उपराष्ट्रपति की सूची 1952 से 17 तक रही है, वो देखो। इसमें 1952 में जो विजयी हुए उम्मीदवार, उनमें हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये निर्विरोध चुने गए थे। फिर दोबारा से 57 में एस राधाकृष्णन चुने गए निर्विरोध। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 में 568 मतों से ये बने, और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो थे एन मान सिंह, ये इन्हें 14 जो है वोट प्राप्त हुए। फिर है आपके 1967 में बीबी गिरी, इनके लिए प्राप्त जो मत थे वो 486 थे, और मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो थे प्रोफेसर हबीब, इन्हें मिले थे 192, और जीएस पाठक ये बने थे आपके 1969 में, इन्हें 400 वोट मिले थे। एचबी कामत इनके प्रतिद्वंदी थे, इन्हें मिले थे 156 वोट, और ये 1974 में वीडी जत्ती, इन्हें 552 वोट मिले। इनके प्रतिद्वंदी थे एन.ई. होरो, इन्हें 141 वोट मिले, और 1979 में एम हिदायतुल्ला ये बने थे और निर्विरोध ये चुने गए थे। फिर है 1984 में आर वेंकटरमन, इन्हें 508 वोट मिले, और बीसी कामबली इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। फिर आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 में बने, ये निर्विरोध चुने गए, और के.आर. नारायणन इन्हें 700 वोट मिले। काका जोगिंदर सिंह को 1 वोट मिला, ये इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। 1997 में कृष्णकांत को 441 वोट मिले, और सुरजीत सिंह बरनाला इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे, इनके लिए वोट मिले 273। 2002 में वी.एस. शेखावत को 454 वोट मिले। सुशील कुमार शिंदे इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे, और इन्हें वोट मिले थे 305। इसके बाद आते हैं आपके 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति चल रहे हैं, ये 455 वोट मिले, और नजमा हेपतुल्ला जो हैं 222 वोट मिले, इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। मोहम्मद हामिद अली अंसारी को फिर से 490 वोट मिले। जसवंत सिंह इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे, इन्हें वोट मिले थे 238। वेंकैया नायडू 2017 में चुने गए, इन्हें 516 वोट मिले, और गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रही, और 17/5/22 में आपके
गोविंद राम आए चल ही रहे हैं। उसे राज्यसभा को एक बहुमत से पारित संकल्प पत्र द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की भी सहमति। इसका अर्थ ये हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, उससे अलग कुछ नहीं। पुनः ये संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं किया जा सकता। शपथ या प्रतिज्ञापन किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञापन करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूँगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं? संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें निर्धारित की गई। पहली जो शर्त है वो है संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया गया, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। पदावधि एवं पद रिक्तता। अगर पदावधि के समय रिक्त पद है तो क्या क्या स्थिति बनेगी? तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता, अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसका अर्थ ये हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, उसे अलग कुछ भी नहीं है। पुनः संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब 14 दिन का अग्रिम नोटिस ना दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह अपने पद पर पुनर्विचार के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। अगर रिक्त है, पद खाली है, तो क्या है? उपराष्ट्रपति निम्नलिखित कारणों से रिक्त खाली हो सकता है। 5 वर्ष की पदावधि समाप्ति पर, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, उसे बर्खास्त करने पर, मृत्यु होने पर। अन्यथा के उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के योग्य हो अथवा उसकी निर्वाचन अवैध घोषित हो। जब पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समापन होना, तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो उस स्थिति में अतिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। शक्तियाँ और कार्य। उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ और क्या कार्य हैं?
उपराष्ट्रपति के कार्य कैसे होते हैं? दोहरे होते हैं। पहला बिंदु क्या है? वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होती हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। दूसरा बिंदु है, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि के नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ है तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाएगा। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है। उसे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया। पहले 2018 में सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति की पेंशन को 20,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर वेतन का 50% कर दिया तथा इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्व सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा व अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को अब मिलने वाला वेतन नहीं पाता, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते आदि मिलते हैं। समझ गए ना? भारत में एवं जो अमेरिका के राष्ट्रपतियों में अगर तुलना करें तो देखते हैं, यदि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य तब तक करता है जब तक कि वह नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। उक्त बातों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे। अतः कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्यूजल हाइनेस कहते हैं। यह पद भारत की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। अब देखो अनुच्छेद और विषय वस्तु। तो इसमें आर्टिकल 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति के राज्यों के परिषद का पदेन सभापति, 65 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थितियों में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन, 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, 67 उपराष्ट्रपति कार्यकाल, 68 उपराष्ट्रपति कार्यकाल की स्थिति, पूर्व लिए गए चुनाव के निर्णय निर्धारण, आकस्मिक रिक्ति को पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति का कार्यवाहन निर्वहन, 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो होगा 19वां प्रधानमंत्री। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं वो समझेंगे। जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है उससे जोड़ के समझेंगे। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है।
डिज्यूर एग्जीक्यूटिव तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव में निहित होती हैं। दूसरे शब्दों, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री किसका? सरकार का प्रमुख होता है। ये बहुत समझने वाली बात है। राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? राज्य का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उसके लिए स्वतंत्र सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, परंतु राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल का अथवा गठबंधन का नेता होना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और इसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति को उसके पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। सन 1980 में दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय की सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए चौधरी चरण सिंह ने 1979 में, बीपी सिंह ने 1989 में, चंद्रशेखर ने 1990 में, बीपी नरसिम्हा राव ने 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने 96 में, एच.डी. देवेगौड़ा ने 96 में, आई.के. गुजराल ने 97 में, पुनः अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में। इस प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के भीतर प्रधान 6 माह के लिए नियुक्त किया जा सका 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रह सकता। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी का सदस्य। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966 में, देवेगौड़ा 1996 और मनमोहन सिंह 2004 से 9 तक राज्यसभा के सदस्य। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है और उसकी जो पद का जो समय होता है और वेतन होता है वो क्या क्या है वो समझेंगे।
प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग और दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने मत से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद ने उसके व्यय विषयक भत्तों को 1500 से बढ़ाकर अरे यार हद है। डेढ़ लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए होगा। यहाँ पे कर लेना, 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति माह कर दिया। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री की शक्तियों को निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उसमें फेरबदल करता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावी करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है और उसमें समन्वय करता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। ये नियंत्रित का मतलब होता है रोकना, निर्देशित का मतलब होता है आज तुम ये काम कर लो, कल वो कर लेना, ऐसे करके का अर्थ ये होता है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र पर मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री को मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति के संबंध में
राष्ट्रपति के संबंध में क्या बवाल है? तो राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि वह संघ के कार्यकलापों को प्रशासन संबंधी व विधान विधेयक प्रस्तावनाओं से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधानसभा विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री के निश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का चुनाव, आयुक्त तो वित्त आयोग अध्यक्ष, उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्या क्या है? वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्र अवसान करने के संबंधी परामर्श दे सकता है या देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकता है। अब है अन्य शक्तियां और कार्य। तो अन्य शक्तियां और कार्य हैं उपरोक्त तीन प्रमुख भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री अन्य विभिन्न भूमिकाएं भी निभाता है। वह नीति आयोग जिसे योजना आयोग का स्थान लिया है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थानों का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है, उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेवाओं होगा, यहाँ पे ये शब्द सुधार लेना, सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। हाँ सही है, सेना ही होगा, सही। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकाल की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति है। भूमिका के अगर वर्णन की बात करें तो किसी प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटेन प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उसकी व्याख्या की। इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं, वो इस प्रकार हैं। लॉर्ड जो मार्ले था उसने क्या कहा? उसने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का वर्णन सामान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट के बीच चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया जाता है कि वह कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस पद को धारित करता है जो काफ़ी दायित्वपूर्वक होता है। वह देश का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। हर्बर्ट मैरिसन ने कहा है, सरकार की मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख होता है, लेकिन आज इसके दायित्व में काफ़ी परिवर्तन हो गया है।
हार्टमैन की अगर बात करें तो सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख, लेकिन आज उसके दायित्वों का भी परिवर्तन किया गया है। सर विलियम गवर्नर हार्कोर्ट ने उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी। जेनिंग्स वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का सबसे प्रमुख आधार है। वह संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री और ही होते हैं। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए फिर है इसके आगे वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, ऐसे भी हैं। 6 लोग मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तात्कालिक मुंबई राज्य 1952 में 56 की अवधि तक मुख्यमंत्री थे, जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह अविभाजित प्रदेश के 1967-68 में के तथा 1970 में मुख्यमंत्री थे, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 1989 में नवंबर 1900 तक बीपी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। 1971 में 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाद में 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। वो हमारा टॉपिक 20वां होगा। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।